थम्स अप। आई थिंक आप में से ज्यादातर लोगों को पता ही होगा कि यह कोको कोला का ब्रांड है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कोको कोला ने खुद ही थम्स अप के हजारों बॉटल्स को नाले में बहा दिया था। लेकिन हैरानी की बात तो यह हुई कि जिस थम्स अप को जड़ से उखाड़ने के लिए ने अपना पैसा, पावर और पूरी प्लानिंग झोंक दी, आज उसी की वजह से ही यह कंपनी इंडिया में टॉप पोजीशन एंजॉय कर रही है, क्योंकि का सबसे ज्यादा रेवेन्यू थम्स अप से ही आता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपने ही खरीदे हुए ब्रांड को खत्म करना चाहता था। थम्स अप आखिर कैसे बच गया और किस तरह से बना इंडिया का नंबर 1 कार्बोनेटेड ड्रिंक, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं, क्योंकि यह कहानी है पावर की, पॉलिटिक्स की और एक देसी ब्रांड के कमबैक की। अब दोस्तों, इस पूरी स्टोरी को समझने के लिए हमें 1970 में जाना होगा, जब कोकाला का अपने पूरे देश में बोलबाला हुआ करता था। लेकिन स्वदेशी सोच रखने वाले लोगों को यह चीज बिल्कुल भी हजम नहीं होती थी कि एक विदेशी कंपनी उनके देश पर राज करे। लेकिन वह कुछ कर भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि उस टाइम उनके पास ज्यादा ऑप्शंस ही नहीं थे। ना तो आवाज उठाने का कोई प्लेटफॉर्म था और ना ही कोई देसी अल्टरनेटिव। लेकिन 1977 में राजनीति की हवा बदली। जनता पार्टी की सरकार बनी और साथ ही आए एक बेहद दमदार नेता, जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज शुरू से ही विदेशी कंपनीज के सख्त खिलाफ थे और देसी ब्रांड्स को बढ़-चढ़कर प्रमोट करते थे। इस तरह पावर में आते ही फर्नांडिस ने उन मल्टीनेशनल ब्रांड के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया जो कि भारत में बिजनेस कर रहे थे, और उनके निशाने पर सबसे ऊपर था कोका कोला। अब कोकासी को कोला को भी अंदाजा हो गया था कि मामला बहुत सीरियस है। वो इंडियन गवर्नमेंट को खुश करने की हर कोशिश कर रहे थे, हर रूल को फॉलो कर रहे थे ताकि इस बड़े कंज्यूमर मार्केट में बने रह सके। लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस ने भी ठान लिया था कि वह इस फिरंगी ड्रिंक को देश से बाहर निकाल कर ही रहेंगे। इसीलिए उन्होंने कभी कानून का सहारा लेकर तो कभी देशभक्ति की बात करके और कभी सरकारी अफसरों के जरिए कंपनी पर दबाव डालना शुरू कर दिया। लेकिन कोका कोला भी टस से मस नहीं हुई। ऐसे में जब सीधे रास्ते से बात नहीं बनी तो फिर जॉर्ज फर्नांडिस ने कोका कोला की सबसे बड़ी ताकत पर वॉर किया, जो थी उसकी रेसिपी। अब पूरी दुनिया जानती थी कि कोका कोला का फॉर्मूला दुनिया के सबसे बड़े सीक्रेट्स में से एक है और कंपनी किसी भी हाल में अपने उस फॉर्मूला को रिवील नहीं करती है। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट ने यह शर्त रख दी कि या तो कोका कोला अपना सीक्रेट फॉर्मूला गवर्नमेंट को दे या फिर अपना बोरिया बिस्तर समेटकर देश छोड़ दे। अब फॉर्मूला देने का मतलब अपनी कोर आइडेंटिटी को एक्सपोज करने के बराबर था। इसीलिए कोका कोला ने फॉर्मूला को रिवील करने से इनकार कर दिया और 1977 में भारत से एग्जिट ले लिया। गली मोहल्लों में, थिएटर्स के बाहर, टपरी पर, स्कूल की कैंटीन तक, जहां कभी कोका कोला की बॉटल्स चमका करती थी, अब वहां सन्नाटा था। लोगों के हाथों से जैसे उनकी सबसे चहेती ड्रिंक छीन गई थी। लोगों को सी कोला की क्रेविंग होने लगी। इसी को ही देखते हुए सरकार ने अपनी खुद की कोल्ड ड्रिंक लॉन्च की, जिसका नाम रखा गया डबल 7। वैसे तो इसे सरकार ने कोका कोला के अल्टरनेटिव के रूप में पेश किया था, लेकिन इससे बात नहीं बन पाई क्योंकि लोगों को ना तो इसका टेस्ट पसंद आया और ना ही यह कंज्यूमर्स के साथ में वह कनेक्शन बना सकी जो कोका कोला का था। और तभी मार्केट में एक नई एंट्री हुई, कैंपा कोला, एक पूरी तरह देसी कोला जो इंडिया में बनी थी इंडिया के लिए। इसके एड्स भी काफी कैची थे। रंगीन, एनर्जेटिक और यूथ को अट्रैक्ट करने वाले कैमा कोला द ग्रेट इंडियन टेस्ट कहकर इसने लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश की। पहली बार लोगों को लगा था हाँ, यह थोड़ा कोला के जैसा है, लेकिन फिर भी यह ड्रिंक पूरी तरह से कोका कोला की जगह नहीं ले पाया था। और फिर दोस्तों, यही खालीपन नोटिस किया पार्ले ग्रुप के चौहान ब्रदर्स ने।
उन्होंने देखा कि जितने भी ब्रांड्स हैं वह कोका कोला के खालीपन को भर नहीं पा रहे हैं। तो क्यों ना हम एक ऐसी ड्रिंक लॉन्च करें जो पूरी तरह से इंडियन होने के साथ साथ टेस्ट में भी स्ट्रांग हो और सही मायनों में कोका कोला की क्रेविंग को शांत कर सके। इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर महीनों तक एक्सपेरिमेंट किया। इंडियन मसाले जैसे इलायची, दालचीनी, जायफल जैसे फ्लेवर को मिक्स किया और काफी कोशिशों के बाद आखिरकार उन्होंने एक ऐसी ड्रिंक तैयार कर ली जो फिजी होने के साथ साथ थोड़ी स्ट्रांग, स्पाइसी और पूरी तरह देसी स्वैग वाली थी। शुरुआत में इसका नाम था थम्स अप, लेकिन बाद में उसमें से भी हटा दिया गया ताकि नाम दिखने और सुनने में थोड़ा अलग और कैची लग सके। साल 1977 में पार्ले के अंडर यह ड्रिंक लॉन्च हुआ और लॉन्च होते ही मार्केट में इसने धमाका कर दिया। जिन लोगों ने कोकासी कोला को बहुत ज्यादा मिस किया था वह अब थम्स अप के फैन बन चुके थे। थम्स अप का स्लोगन भी बहुत पावरफुल था, हैप्पी डेज आर हियर अगेन। मतलब साफ था कि कोका कोला गई तो क्या हुआ, अब इंडियन के पास अपनी खुद की ड्रिंक है जो विदेशी कोका कोला से कम थोड़ी ना है। अब एक तरफ डबल सात और कैंपा कोला मार्केट में एक सिंपल और सॉफ्ट इमेज को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं थम्स अप ने खुद को एक माचो, डेयरिंग और एनर्जेटिक ब्रांड की तरह पेश किया। अब के जाने के बाद से जो खालीपन मार्केट में आया था, थम्स अप ने उसे बहुत ही स्मार्ट तरीके से फिल कर दिया था। लेकिन यह करना उसके लिए आसान बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उस समय उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था कैंपा कोला, जो कि इंडियंस के बीच धीरे धीरे अपनी अच्छी पोजीशन बना रहा था। उसे बीट करने के लिए थम्स अप ने एक कमाल की स्ट्रेटजी अपनाई और प्राइस में बिना बदलाव किए अपनी बॉटल साइज को बढ़ा दिया। यानी कि पहले जिस प्राइस पर थम्स अप की 250 मिलीलीटर की बॉटल मिलती थी वह अब 300 मिलीलीटर की मिलने लगी और इस ऑफर को नाम दिया गया महाला। अब जब लोगों ने देखा कि सेम पैसे में ही ज्यादा क्वांटिटी मिल रही है, साथ ही टेस्ट तो सॉलिड था ही, तो उन्होंने थम्स अप की बड़ी बोतल को हाथों हाथ लेना शुरू कर दिया और यहीं से थम्स अप ने धीरे धीरे कैंपा कोला को पीछे छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, कैंपा कोला के अलावा भी कई सारे ऐसे रीजनल ब्रांड्स थे जिनसे थम्स अप को काफी टफ कंपटीशन फेस करना पड़ा, जैसे कि साउथ इंडिया में बोवंटो, नॉर्थ में डिक और गुजरात की तरफ सोसियो। यह सारे ही ब्रांड लोकलाइज टेस्ट और लॉयल कस्टमर बेस पर बने थे, लेकिन कि नेशनल रीच और स्ट्रांग ब्रांडिंग के सामने कोई भी लंबे टाइम तक नहीं टिक सका। इसी दौरान विजय माल्या ने भी इस कोला रेस में उतरने का सोचा और थ्रिल नाम से अपना कोला ड्रिंक मार्केट में उतारा। लेकिन अब एक ही ब्रांड था जो पूरे देश के लोगों के दिल में अपनी जगह बना चुका था, थम्स अप। थम्स अप की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि इसने कभी भी खुद को एक फॉरेन ब्रांड की तरह प्रेजेंट करने की कोशिश नहीं की, बल्कि इसने खुद को एकदम देसी अंदाज में दिखाया। जैसे कि इसके टीवी एड्स में समोसा, डोसा और वड़ा पाव जैसे लोकल स्ट्रीट फूड दिखाया जाता था। हर ऐड का मैसेज ही सीधा और सिंपल होता था कि जब खाना देसी है तो फिर ड्रिंक भी देसी ही होनी चाहिए। इस अप्रोच ने लोगों के साथ ब्रांड का कनेक्शन और भी ज्यादा स्ट्रांग बना दिया। और हाँ, थम्स अप ने सिर्फ टीवी एड्स पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने क्रिकेट मैचेस, म्यूजिक कॉन्सर्ट और बड़े यूथ इवेंट को भी स्पॉन्सर किया ताकि ब्रांड की रीच ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स तक पहुंच सके। इसके बाद से उसने अपनी आइकॉनिक टैगलाइन दी, टेस्ट द थंडर, जो कि आज तक चली आ रही है। थम्स अप की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से ही लगा सकते हैं कि बहुत सारी महिलाओं ने तो इसे अपने किचन में यूज करना शुरू कर दिया था। एक्चुअली उन दिनों पुलाव या ग्रेवी में थोड़ी सी थम्स अप डालने का चलन शुरू हो गया था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इससे खाने में एक अलग ही स्मोकी फ्लेवर आता है जो कि टेस्ट को और ज्यादा एनहांस कर देता है।
और फिर इस बढ़ती पॉपुलरिटी को एक और जबरदस्त बूस्ट मिला 1987 के उस लेजेंडरी एड से, जिसमें दो क्रिकेट दिग्गज सुनील गावस्कर और इमरान खान एक साथ थम्स अप को प्रमोट करते हुए नजर आए थे। इन्हीं सब स्ट्रेटजीज के चलते थम्स अप लगातार अपना मार्केट शेयर बढ़ाता ही गया। लेकिन फिर कहानी में एंट्री हुई एक नए कंपटीटर की, जिसका नाम था पेप्सी। असल में उस टाइम राजीव गांधी की सरकार कई तरह की नई पॉलिसीज लेकर आ रही थी ताकि इंडिया में बिजनेस और नौकरियां बने और प्राइवेट कंपनीज को मौका मिल पाए। इसी चक्कर में उन्होंने पेप्सी को इंडिया में आने की परमिशन दे दी थी। अब पेप्सी एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड था जिसके एड स्टाइलिश थे, टेस्ट नया था और यह उन कंज्यूमर्स को टारगेट कर रहे थे जिन्हें थम्स अप या कैंपा से कुछ नया और हटके चाहिए था। हालांकि पेप्सी के आने के बाद से थम्स अप को थोड़ा कंपटीशन जरूर मिला, लेकिन इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ा क्योंकि उस टाइम तक थम्स अप सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक नहीं थी बल्कि लोगों की आदत बन चुकी थी। यही वजह है कि काफी कोशिशों के बाद भी पेप्सी थम्स अप के साथ कोला वॉर में हमेशा पीछे ही रहा। और इसका सबसे बड़ा सबूत भी यह है कि 1993 तक भारत की पूरी कोला मार्केट का 85% हिस्सा थम्स अप के पास में था। अब दोस्तों 90 तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था और थम्स अप भी अपनी बादशाहत को खूब एंजॉय कर रहा था। लेकिन 1991 में सरकार ने एलपीजी रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया, यानी कि अब दुनिया की कोई भी कंपनी इंडिया में आकर अपना कारोबार कर सकती थी। अब काफी समय से कोका कोला इसी मौके के ही तलाश में थी और इस रूल के आने के बाद से इसने जल्दी भारत वापसी की तैयारी शुरू कर दी और फिर पूरे 16 साल के बाद 1993 में कोका कोला ने इंडिया में दोबारा वापसी की। शुरुआत दिल्ली और आगरा जैसे बड़े शहरों से हुई, जहां पूरे शहर कोला के लाल रंग वाले ब्रांडिंग से भर दिया गया। हर जगह सिर्फ एक ही मैसेज गूंज रहा था, हैप्पी टू बी देयर। लेकिन दोस्तों इंडिया की मार्केट अब वैसी नहीं रही थी जैसा कोका कोला 1977 में छोड़कर गया था, क्योंकि यहाँ पर अब थम्स अप का राज चलता था। इसी को ही देखते हुए कोका कोला ने अपना नया कैंपेन चलाया, ऑलवेज द रियल टेस्ट, ताकि लोगों को यह बता सके कि असली कोला वही है और वही सबसे बड़ा ग्लोबल ब्रांड है। लेकिन दोस्तों इस कैंपेन के नतीजे उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे। कोकासी कोला को बहुत जल्दी यह समझ आ गया कि उसका असली मुकाबला भले ही ग्लोबल लेवल पर पेप्सी से हो, लेकिन इंडिया में उसे थम्स अप के साथ में भिड़ना था। इसीलिए उसने थम्स अप को सीधे निशाने पर लिया और अपना स्लोगन दिया, कोक इज रेडी टू स्टील द थंडर। यह थम्स अप की आइकॉनिक टैगलाइन टेस्ट द थंडर पर सीधा हमला था। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद थम्स अप के लॉयल कंज्यूमर्स पर इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अब शुरुआत के सारे एड्स जब फेल हो गए तो कोकासी कोला को एहसास हो गया कि थम्स अप को हराना नामुमकिन है। इसीलिए उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी ही बदल डाली और सोचा कि क्यों ना थम्स अप के वीक पॉइंट को हिट किया जाए। पर सवाल यह था कि थम्स अप तो मार्केट का किंग था ना, तो फिर इसकी कमजोरी क्या हो सकती है। असल में काफी रिसर्च के बाद कोकासी कोला को पता चला कि थम्स अप के 62 बॉटलिंग प्लांट्स हैं, जिनमें से सिर्फ 4 ही पार्ले के खुद के हैं। बाकी 58 प्लांट्स फ्रेंचाइजीज के पास में थे, जो कि लॉयल्टी से कहीं ज्यादा पैसों कोइंस देते थे। वैसे आपको हम बताते चलें कि सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में बॉटलर्स ही असली जान होते हैं, क्योंकि यहीं से ही ड्रिंक बनती है और यहीं से मार्केट में भेजी जाती है। अब कोका कोला के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए उसने एक एक करके थम्स अप के बॉटलर्स को खरीदना शुरू कर दिया। इस तरह से थम्स अप की सप्लाई रुक गई और दुकानों के फ्रिज खाली रहने लगे। अब दोस्तों एक तरफ थम्स अप मार्केट से गायब हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ कोकासी कोला ने अपनी सप्लाई बढ़ा दी।
इसीलिए हर बड़े मॉल से लेकर छोटी छोटी दुकानों और हर गली नुक्कड़ पर कोका कोला ही नजर आने लगा। और क्योंकि लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, ऐसे में जो दिखेगा वही बिकेगा ना। दूसरी तरफ थम्स अप के गिरते ग्राफ ने पार्ले को हिलाकर रख दिया था। हर हफ्ते एक नया बॉटलर हाथ से निकलता जा रहा था। मार्केट शेयर तेजी से डाउन हो रहा था और लॉसेस बढ़ने लगे थे। लेकिन फिर इसी बीच का कोला ने चौहान साहब के सामने एक ऑफर रखा कि हम थम्स अप को खरीदना चाहते हैं। अब दोस्तों, चौहान साहब के सामने दो रास्ते बचे थे कि वो थम्स अप को बेचकर इस कोला इंडस्ट्री से एग्जिट ले लें या फिर कोका कोला के साथ में एक लंबी लड़ाई लड़े। और क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि कोला जैसे ग्लोबल जॉइंट से लड़ना इतना आसान नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने कोला इंडस्ट्री से एग्जिट लेकर अपने कोर बिजनेस पर फोकस करने का सोचा। इस तरह कोकासी कोला के ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए 1993 में उन्होंने 60 मिलियन में पार्ले का पूरा बेवरेज डिवीजन सीएसी कोला को बेच दिया, जिसमें थम्स अप, लिम्क, सिट्रा और गोल्ड स्पॉट जैसे ब्रांड शामिल थे। यह डील होने के बाद से कोको कोला के पास में दो कोला ब्रांड्स थे, एक उसका अपना कोक और दूसरा थम्स अप। कोकासी कोला के लिए यह डील किसी जैकपॉट से कम नहीं थी। बिना एक भी नया बॉटलिंग प्लांट बनाए उसे पूरे भारत में रेडीमेड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मिल गया था। और सिर्फ यही नहीं, थम्स अप जैसी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटिव कंपनी भी अब उसकी जेब में आ गई थी। रही बात अगर पेप्सी की, तो वह उस टाइम भी मार्केट में अपनी पकड़ बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी और बाकी लोकल ब्रांड्स भी दूर दूर तक मुकाबले में नहीं थे। सबको उम्मीद थी कि अंडर थम्स अप और भी ज्यादा बड़ा ब्रांड बनकर उभरेगा। लेकिन कोका कोला ने थम्स अप को खरीदने के बाद से जो किया, उसने सबको हैरानी में डाल दिया। क्योंकि थम्स अप ने कभी भी सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक नहीं बेची, बल्कि उसने लोगों के साथ कनेक्शन बनाया। थम्स अप की यह कहानी हर भारतीय स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर को